नमस्कार। स्वागत है आप सभी का बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस यूट्यूब चैनल में और स्वागत है आप सभी का बहुत गर्मजोशी के साथ उस साप्ताहिक सर्वेक्षण में जिसमें हम अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पर दृष्टिपात करते हैं, उनका विश्लेषण करने की कोशिश करते हैं इस खास नज़रिए से कि कैसे भारत के राष्ट्रहित को ये घटनाक्रम प्रभावित करता है और कैसे इसके लिए जो ज़रूरी पृष्ठभूमि है वो हम सुलभ करा सकें उन प्रत्याशियों को जो प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने जा रहे हैं। अक्सर ऐसा होता है कि अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच पर बड़ी शक्तियों के बीच जो कुछ घट रहा होता है उसके मद्देनज़र हम अनदेखी कर देते हैं कुछ बहुत सारी उन घटनाओं की जो निकट भविष्य में या सुदूर भविष्य में अनिवार्यतः हमारे ऊपर, हमारी विदेश नीति पर अधिक सीधा प्रत्यक्ष प्रभाव डालने वाली हैं बनस्बत उन घटनाओं के जिन पर हमारी नज़र अटकी है। मिसाल के तौर पे लीजिए, यूरोपीय रण क्षेत्र में जो युद्ध लड़ा जा रहा है रूस और यूक्रेन के बीच में, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से ये पहला ऐसा युद्ध है जो यूरोप में लड़ा जा रहा है और इसकी एक विशेषता ये है कि यूरोपीय शक्तियों के बीच में ही लड़ा जा रहा है। ऐसे लोगों के बीच में लड़ा जा रहा है जो गोरे हैं, जो ईसाइयत को मानते हैं और कहीं न कहीं थोड़ा जो उनके बीच वैचारिक सैद्धांतिक मतभेद है, उसके अलावा सांस्कृतिक विरासत की साझेदारी बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ लोग ये भी सुझा रहे हैं कि यूरोप का जो ये युद्ध है, इसको एक तीसरे महायुद्ध का सूत्रपात नहीं माना जा सकता। ये यूरोपीय शक्तियों के आपसी रिश्तों की उलझी प्रवृत्ति को ही उजागर करता है। शेष दुनिया इससे अप्रभावित ही रहेगी कमोबेश। ये सोचना थोड़ा नादानी है क्योंकि इसके जो सीधा प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ना शुरू हो गया है अंतर्राष्ट्रीय तेल गैस की कीमतों पर, उससे कोई भी देश अछूता नहीं रह सकता है। महंगाई बढ़ेगी, राजनीतिक अस्थिरता प्रकट हो सकती है, सामाजिक विषमता अधिक पीड़ाजनक हो सकती है। ये सब बातें अपनी जगह पर हैं, मगर हम जो चर्चा करना चाहते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि इस रण की परिधि में भी जो देश बसे हैं, मसलन तुर्की की भू राजनीतिक स्थिति ऐसी है जो अफ्रीका, यूरोप और यूरेशिया में निर्णायक स्थिति है और तीन तीन सागर पश्चिम और उत्तर की ओर, दक्षिण की ओर तुर्की के हैं। तो इस भू राजनीतिक स्थिति को देखते हुए तुर्की का जब भी हम विश्लेषण करते हैं तो हमारा ध्यान फिर अटका रहता है कि तुर्की की क्या भूमिका नाटो के सदस्य के रूप में रहेगी। तुर्की नाटो का सदस्य है ज़रूर, पर उसने अपनी स्वाधीन विदेश नीति, स्वाधीन राजनय कभी भी संकुचित नहीं किया है, अमेरिका को नाराज़ करने का खतरा उठाते हुए भी। एक समय था जब तुर्की सदस्य बनना चाहता था यूरोपीय समुदाय का और उसको प्रवेश देने में हिचक रहे थे यूरोपीय समुदाय के लोग कि वहाँ की जो व्यवस्था है वो जनतांत्रिक नहीं है, वहाँ व्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है, वहाँ धार्मिक सहिष्णुता नहीं है, आदि आदि। तो नाटो का सदस्य होने के बावजूद तुर्की यूरोपीय समुदाय का सदस्य नहीं बन सका और आज शायद उसकी कोई इच्छा या महत्वाकांक्षा भी ये करने की नहीं है। उसकी स्वाधीन हस्ती वो बार बार प्रमाणित कर चुका है। अभी जब युद्ध विराम की बात होती है तो वार्ताओं का आयोजन होता है इस्तांबुल में और तुर्की सक्रिय भूमिका निभाता रहा है युद्ध विराम में। अन्यत्र भी जब अर्मेनिया और अजरबैजान में संघर्ष चल रहा था तो तुर्की ने अपनी एक विशेष स्थिति अपने लिए तलाश कर ली है जहां रूस के साथ उसका एक रिश्ता है वो असहज हो मगर कहीं न कहीं संधि मित्र जैसा है और कहीं न कहीं अमेरिका के साथ जो भी रिश्ता है वो बरकरार रख सका है। मगर तुर्की का जब भी हम चर्चा करते हैं तो हम वहाँ की तानाशाही की, अर्दोगान की बात करते हैं, हम वहाँ भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के हनन की बात करते हैं, हम कुर्दों के मानवाधिकार के उल्लंघन की बात करते हैं और हम उस घटनाक्रम को कमोबेश भूल जाते हैं जो तुर्की अपनी अंतर्राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा को प्रतिष्ठित करने के लिए अन्यत्र कर रहा है। मसलन हम ये अनदेखा कर देते हैं कि तुर्की के क्या रिश्ते इस्लामिक देशों के साथ इस्लामिक बिरादरी का नेतृत्व हथियाने के प्रयास में लगे हुए हैं। तुर्की हाल के दिनों में लगभग अनदेखी हम इस बात की करते रहे हैं, अपनी नौसैनिक शक्ति का विकास असाधारण तेज़ी से करता रहा है और न केवल वो अपनी नौसैनिक शक्ति बढ़ा रहा है, वो अपनी नौसैनिक शक्ति से प्रभावित कर रहा है उन इस्लामिक देशों को भी जो स्वयं शायद जंगी जहाज बनाने की क्षमता नहीं रखते हैं और तुर्की उनके साथ, वो इंडोनेशिया हो, लीबिया हो, मलेशिया हो, उनको प्रभावित करता रहा है। या और तो और पाकिस्तान के साथ भी वो कभी कहीं पनडुब्बियाँ बना रहा है, कभी जंगी जहाज फ्रिगेट बना रहा है, कभी कोरवेट बना रहा है और भारत के साथ भी नौसैनिक शक्ति के विकास में उसका सहकार होता रहा है। एक ये पक्ष है जिसकी अनदेखी करना कठिन है क्योंकि कहीं न कहीं आने वाले वर्षों में जो नौसैनिक शक्ति का प्रक्षेप हिंद महासागर में है, भूमध्य सागर में है, उसको ये अनिवार्यतः प्रभावित करेगा।
इसी तरह एक और घटनाक्रम है कि अक्सर हम दुष्ट राज्य कोरिया की बात करते हैं, और कोरिया ने हाल में एक भारी भरकम प्रक्षेपास्त्र का प्रयोग किया है, परीक्षण किया है, और जिसके बाद फिर ये बहस गर्म होने लगी है कि क्या वो बढ़ा चढ़ाकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है, किस हद तक चीन उसका उपयोग अपने मोहरे के रूप में करता है, और क्या हम निरापद बैठ सकते हैं, हम यानी भारत नहीं, पूरा जो पूरी एशियाई प्रदेश है, दक्षिण कोरिया हो, जापान हो, ताइवान हो, इस दुस्साहसिक घटनाक्रम से। इसका चर्चा भी हम विस्तार से करेंगे। और कुछ चीज़ें हैं कि सऊदी अरब है मध्य पूर्व में, जहाँ का भू राजनीतिक नक्शा तेज़ी से बदला है। अब्राहम समझौतों पर हस्ताक्षर के बाद इजराइल के साथ संबंधों का सामान्यीकरण अमीरात से शुरू हुआ है। आने वाले दिनों में शायद इस प्रगति का दायरा, सुधार सामान्यीकरण का दायरा सऊदी अरब तक पहुंच जाए, ओमान मुस्कात तक पहुंच जाए। और क्या किस तरह से तेल की राजनीति को ये घटनाक्रम प्रभावित करेगा? यूक्रेन रूस का युद्ध, रूस के तेल का निर्यात दूसरी दिशा में प्रवृत्त होना चीन की तरफ, उसकी खरीदारी के लिए डॉलर व्यवस्था का प्रयोग खारिज करना, किस तरह प्रभावित करेगा मध्य पूर्व की तेल की राजनीति को, ये एक पक्ष है। और दूसरा अनदेखा पक्ष जो रह जाता है कि इस पूरे दौरान हमारा ध्यान हट गया था उस लंबे समय से चले आ रहे गृह युद्ध से जो यमन में चल रहा है, जहां हौदी बागियों को प्रेरित, प्रोत्साहित और समर्थन देते रहे हैं ईरान वाले, और वहां से जिन प्रक्षेपास्त्रों से हमला होता रहा है सऊदी अरब में, और बदले में जो गोलाबारी सऊदी अरब प्रक्षेपास्त्रों की हवाई हमले से करती रहा है यमन में, उससे किस तरह वहाँ की मानवीय समस्या अधिक उग्र, अधिक विकराल बनती जा रही है, और उसका क्या प्रभाव पड़ सकता है इस पूरे क्षेत्र की स्थिरता पर, शांति और सुरक्षा पर, ये देखने लायक है। और कुछ छोटी छोटी घटनाएं हैं कि रूसी नेताओं ने हाल में सहर्ष भाग लिया है म्यांमार की फौजी परेड में, और म्यांमार की जो फौजी तानाशाही है जो लगभग बहिष्कृत, अछूत समझी जा रही है अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में, तो वह खड़ी है बेहिचक रूस के साथ, यूक्रेन में उसके सैनिक हस्तक्षेप के बावजूद, जिसकी निंदा भर्त्सना विश्व भर में हो रही है। और रूसी बड़े बड़े नेता पहुंच रहे हैं म्यांमार ये दिखाने को कि उनका समर्थन एक है। तो क्या हम देख रहे हैं रूस चीन एक ऐसा गुट उभर रहा है दक्षिण पूर्व एशिया में, जहां भारत के हित बड़ी सीमा तक उनका सन्निपात होता है रूस के साथ, एक बड़ी सीमा तक वो उलझी गुत्थी है चीन के साथ हमारे सीमा विवाद को लेकर, और यदि चीन रूस का ये गुट सक्रिय प्रभावशाली होता है उस इलाके में जहां भारत बिम्स्टेक के जरिए, सागर के जरिए अपनी मौजूदगी बढ़ाने का प्रयास कर रहा है, तो क्या प्रभाव इसका हमारे सामरिक, हमारे व्यावसायिक हितों पर पड़ सकता है, ये विश्लेषण का विषय है। इस सब का चर्चा हम करेंगे आपके साथ इस बार। सबसे पहले एक नज़र तुर्की पर। तुर्की का जब भी हम जिक्र करते हैं तो हमें याद आती है तुर्की की खिलाफत, हमें याद आती है तुर्की का आधुनिकीकरण कमाल अतातुर्क के ज़माने में। हम देखते हैं तुर्की आज जहाँ एर्डोगान का राज है, जिनको एक तरह से तानाशाह समझा जाता है, उनका जो वैमनस्य चलता आ रहा है कुर्द अल्पसंख्यकों के साथ, तुर्की की कई विडंबनाएं और विरोधाभास हैं। तुर्की एक ऐसा देश है जो यूरोपीय भी है, एशियाई भी है, इस्लामी भी है, और बिल्कुल अफ्रीका की परिधि तक पहुंचता है। उसकी ऐतिहासिक स्मृतियाँ जो साझे की विरासत की हैं, और उसकी अपनी जो छवि है, आत्म छवि है, वो इस्लामी दुनिया का नेता होने की है। और तुर्की नाटो का सदस्य है, अर्थात अमेरिकी सैनिक गठबंधनों का सदस्य शीत युद्ध के दौरान रहा है। मगर आज उसकी स्थिति ऐसी है कि नाटो का सदस्य होने के बावजूद जब तुर्की ने यूरोपीय समुदाय का सदस्य बनने की चाहत प्रकट की तो उसे प्रवेश नहीं दिया गया, क्योंकि उसके बारे में कई तरह के शक यूरोपीय समुदाय के अन्य देशों के मन में थे कि तुर्की के लोग गरीब हैं, शरणार्थियों के रूप में जर्मनी में जब आते हैं तो असामाजिक तत्वों को अपने साथ लाते हैं, वो एक अपराध को संगठित अपराध के साथ जुड़ते हैं। और इसके अलावा वहाँ जो हाल के वर्षों में क्रमशः कट्टरपंथी इस्लाम की प्रवृत्ति का विकास हुआ है, प्रसार हुआ है, उसको देखते हुए जो इस्लाम द्वेष, इस्लामोफोबिया यूरोप में है, उसने भी तुर्की को यूरोपीय समुदाय से बाहर रखने के लिए एक मददगार भूमिका निभाई। आज स्थिति है कि तुर्की के मन में आज कोई चाहत या इच्छा यूरोपीय समुदाय बनने का सदस्य बनने की नहीं है। नाटो का सदस्य रहते हुए उसने बार बार अपनी स्वाधीन विदेश नीति का आचरण किया है और अमेरिका को चुनौती दी है। ये घटना तब हुई थी जब तुर्की ने S-400 प्रक्षेपास्त्र रूस से खरीदे थे और अमेरिका ने कहा था कि उस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाया जा सकता है, क्योंकि जहाँ से उसने प्रक्षेपास्त्र खरीदे थे वो रूस आर्थिक प्रतिबंधों का शिकार था।
और तब एक जो F-35 लड़ाकू हवाई जहाज बनाने की परियोजना साझे में एक साथ तुर्की में थी, वो खारिज कर दी गई। मगर तुर्की ने इस हवाई जहाज को बनाने की जो परियोजना थी उसको खारिज करने को कम महत्वपूर्ण समझा बनस्पत S-400 प्रक्षेपास्त्र खरीदने के। हाल के दिनों में तुर्की का उदय हुआ है एक ऐसे देश के रूप में जो सैनिक साज सामान का निर्माण भी करता है, निर्यात भी करता है। तुर्की में बने हेलीकॉप्टर हों, तुर्की में बने प्रक्षेपास्त्र हों, तुर्की में बने चालक रहित ड्रोन विमान हों, इन सब में तुर्की ने अपने लिए एक बाज़ार तैयार किया है और बड़े कौशल के साथ, बड़ी दूरदर्शिता के साथ उसने एक सुनिश्चित रणनीति लागू की है। रणनीति क्या है कि वैसे तो शुरू से तुर्की को इस बात का भान था कि वो एक सागर तटवर्ती देश है। बोस्फोरस और डार्डेनल्स के जो सक्रिय जल डमरू मध्य मार्ग हैं उस पर उनका नियंत्रण है। पहले विश्व युद्ध के बाद से ही तुर्की का प्रयास यह रहा है कि वो एक ऐसी नौसैनिक शक्ति के रूप में अपने को विकसित कर सके ताकि पूर्वी भूमध्य सागर हो या काला सागर हो, कहीं भी उसके हितों को कोई बाहरी शक्ति जो अधिक ताकतवर हो, नौसैनिक शक्ति में हो, वो उसको बाधित ना कर सके। तो ये नौसैनिक शक्ति का विकास एक महत्वाकांक्षा रही है तुर्की की शुरू से। और हाल में उसने क्या किया है कि उसने ये क्षमता विकसित की है कि वो दुनिया के बहुत गिने चुने देशों में से है जो एक हल्के विमान वाहक पोत को लाइट एयरक्राफ्ट कैरियर का निर्माण कर सकता है, जिसका नाम अनादोलू है। वो फ्रिगेट का निर्माण करता है, कूरवेट का निर्माण करता है और वो तटरक्षक नौकाओं का निर्माण करता है। और वो कोशिश क्या करता है कि भले वो खुद टेक्नोलॉजी का आयात करता है, कभी रूस से, कभी जर्मनी से, मुख्यतः जर्मनी से, उसको फिर वो अपनी ज़रूरत के अनुसार परिवर्तित करता है, संशोधित करता है और एक देश से प्राप्त टेक्नोलॉजी, वो रडार की हो, वो प्रक्षेपास्त्रों की हो, मिसाइल की हो, दूसरे मंच पर उसके साथ उसका संगम कराता है, उसका एक संकर संस्करण पैदा करता है। तो वो एक प्लेटफॉर्म को दूसरे प्लेटफॉर्म में बदल देता है, अब अपनी ज़रूरत के अनुसार भी और उन देशों की ज़रूरत के अनुसार भी जो उससे सामग्री की खरीद फरोख्त करते हैं। और इस तरह की खरीद फरोख्त करने में वो पाकिस्तान हो, मलेशिया हो, इंडोनेशिया हो, लीबिया हो, एक हद तक इजिप्ट, मिस्र भी हो जिसके साथ उसकी तनातनी चलती रहती है, वो ये प्रदर्शित करने की कोशिश करता है कि वो टेक्नोलॉजी का हस्तांतरण भी करेगा और उन सामरिक ज़रूरतों की पूर्ति भी करेगा जो ऐसे देश जो उससे सहकार कर रहे हैं नौसैनिक शक्ति के विस्तार में, उनके साथ भविष्य में और व्यापक आर्थिक सहकार की भूमिका तैयार हो सकती है। जैसा इंडोनेशिया के साथ एक बहुत महत्वाकांक्षी समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद सामने प्रकट हुआ है। उसने भारत को अस्पृश्य नहीं समझा है। तुर्की ने भारत के साथ भी नौसैनिक क्षेत्र में सहकार की पेशकश की हुई है। पाकिस्तान में वो निश्चित रूप से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है और जिस चीज़ ने प्रभावित किया है इस घटनाक्रम को, उसमें सबसे बड़ा जो निर्णायक तत्व है वह यह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून जो आज एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, विशेष आर्थिक क्षेत्र की बात करता है, जिसका विस्तार 200 मील तक समुद्र में होता है, जिस पर अधिकार होता है जिसके संसाधनों पर तटवर्ती राज्य का, उसको देखते हुए तुर्की के लिए बेहद महत्वपूर्ण है कि आज भले ही वो तेल गैस की आपूर्ति के लिए दूसरों पर निर्भर हो, मगर इस समुद्र के गर्भ में जो उसकी आर्थिक विशेष क्षेत्र में संपदा छुपी है, यदि उस पर उसका नियंत्रण हो जाता है तो वो दुनिया के सबसे अधिक गैस उत्पादक, बड़े गैस उत्पादक देशों में एक हो जाएगा और उसका महत्व यूरोपीय ऊर्जा की सुरक्षा के संदर्भ में कहीं अधिक बढ़ चढ़ जाएगा। न केवल यूरोपीय ऊर्जा सुरक्षा के संबंध में तुर्की महत्वपूर्ण हो जाएगा, बल्कि अब तक जो तेल गैस निर्यातक बड़े देश हैं, सऊदी अरब हो या अमीरात हो या एक सीमा तक ईरान हो, उन सब के लिए भी ये चुनौती विकट होगी। कहने की बात है कि आने वाले 2 दशकों में, 3 दशकों में जीवाश्म ईंधनों का उपयोग दुनिया कम कर देगी। कार्बन प्रसरण से दुनिया चिंतित है। मौसम बदलाव की राजनीति जो उसका जो विज्ञान है वो ये कहता है कि मानव जाति का भविष्य उसके साथ जुड़ा हुआ है। मगर ये 2-3 दशक के अंतराल में ये महत्वपूर्ण भूमिका जो इन संसाधनों पर कब्जा कर अपने नौसैनिक शक्ति के माध्यम से तुर्की कर सकता है, उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती है। टकराव की स्थिति जो है वो इन आर्थिक विशेष क्षेत्रों के एक दूसरे के ऊपर चढ़ बैठने के कारण होती है। शायद दूसरे शब्द का प्रयोग कठिन है। ओवरलैपिंग जो होती है कि जो तुर्की का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वो ग्रीस के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के साथ टकराता है। कहीं आगे चलकर वो इटली से उसकी संभावना बढ़ती है, कहीं लीबिया में मुठभेड़ होती है, कहीं मिस्र के साथ ये जुड़ता है। तो
तुर्की ने इन देशों के साथ अपने संबंधों को निरापद रखने के लिए पूरी कोशिश की है कि जब गृह युद्ध चल रहा था, अभी भी युद्ध विराम की ही स्थिति है लीबिया में, तो उसने वहाँ की जो मान्यता प्राप्त सरकार है उसको समर्थन देना शुरू किया था, क्योंकि हफ्तार को दूसरे लोग उसकी सहायता कर रहे थे, वो रूस आदि। मगर फिर आप एक बात इस बात को ध्यान में रखें कि तुर्की ने बड़े कौशल से अपने संबंधों को रूस के साथ भी समायोजित किया है। उसने उस तनी रस्सी पर बड़े कौशल से कलाबाजी दिखलाई है कि जब आर्मेनिया अज़रबैजान का युद्ध चल रहा था तो तुर्की ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई। जब चेचनिया में दागिस्तान में रूस के लिए संकट पैदा हो रहा था तो तुर्की को भरोसे का एक ऐसा विश्वास पात्र समझा गया जो वो आतंकवाद पर नियंत्रण पाने में रूस की मदद कर सकता है। आज भी जब वार्ता का दौर युद्ध विराम के लिए प्रस्तावित होता है यूक्रेन और रूस के बीच में, तो उसके लिए भी मंच तुर्की सुलभ कराने को तैयार है। तो यदि इन बातों को आप ध्यान में रखें तो तुर्की की नौसैनिक शक्ति को अर्जित करने का अभियान बेहद महत्वाकांक्षी अभियान और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी राजनयिक भूमिका को बढ़ाने का, अधिक महत्वपूर्ण वजनदार बनाने का प्रयास आपस में जुड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं आने वाले वर्षों में जो विश्व अर्थव्यवस्था है उसमें जो ऊर्जा सुरक्षा है उसके साथ भी तुर्की घनिष्ठ रूप से जोड़ने का प्रयास कर रहा है। हमारा ध्यान अक्सर अटका रहता है कि वहाँ मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है कि नहीं हो रहा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो रही कि नहीं हो रही है, वहाँ इस्लामी तत्व कट्टरपंथी अधिक प्रभावशाली हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो इन सारे संदर्भों में चूंकि कुर्द हमले झेलता रहा है तुर्की स्वयं भी, तो तुर्की के लिए अंतर्राष्ट्रीय इस्लामी आतंकवाद हो, ऊर्जा सुरक्षा हो, नौसैनिक शक्ति हो, आपस में मिले जुले तत्व हैं जिसको अधिक प्रभावशाली भूमिका निभाने में मददगार हो सकते हैं। हमें इस पर अपनी सतर्क दृष्टि बनाए रखनी चाहिए। विश्व के मानचित्र का एक और हिस्सा है जो हमेशा तनावग्रस्त रहता है और उसके बारे में निरंतर विश्लेषण, विचार विमर्श चलता रहता है। वो है पश्चिम एशिया, मध्य पूर्व और उसका भी वो भूभाग जो सऊदी अरब या खाड़ी देशों में, अमीरात के देशों के साथ जुड़ा हुआ है, जिसकी चर्चा बार बार होती है ऊर्जा सुरक्षा के संदर्भ में, बार बार उसकी चर्चा होती है उस प्रतिस्पर्धा के संदर्भ में कि सुन्नी मुसलमानों का क्या संघर्ष शिया ईरान के साथ चल रहा है जो तेल उत्पादक देश है। तो कहीं ना कहीं ये तेल उत्पादक देशों की प्रतिद्वंदिता है, कहीं ना कहीं पारंपरिक रूप से इसमें हम शिया सुन्नी संघर्ष देखते रहे हैं। और रूस के यूक्रेन में सैनिक हस्तक्षेप के बाद तेल के भाव में जो उतार चढ़ाव, अस्थिरता आई है, उसको देखते हुए ऊर्जा सुरक्षा के संदर्भ में ही हमारा ध्यान इस क्षेत्र पर केंद्रित रहा है। हाल के महीनों में यहाँ संबंधों के सामान्यीकरण के कई प्रयास हुए हैं। इजरायल के साथ अब्राहम समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं, इजरायल के साथ पर्यटन के विकास पर समझौते हुए हैं। ये संबंधों का सामान्यीकरण जो है वो अमीरात से शुरू हुआ है, ओमान मुस्कात के जरिए सऊदी अरब तक पहुँच रहा है। अभी हाल में सीरिया के राष्ट्रपति असद को मेहमान के रूप में उनका स्वागत किया गया था। इस क्षेत्र में पहली बार एक ऐसा अलवाई समुदाय के जिन्हें शियाओं का एक धड़ा समझा जाता है और जिनके साथ एक संघर्ष अरबों का चलता रहा है सीरिया में रणनीति को देखते हुए, क्योंकि सीरिया में जो समर्थन असद को मिलता रहा है वो रूस से मिलता रहा है, वो ईरान समर्थक मिलिशिया से मिलता रहा है, वो हिजबुल से मिलता रहा है, हमास से मिलता रहा है जो लेबनान में सक्रिय हैं। ये इन सब को सऊदी अरब और अमीरात अपना शत्रु समझते रहते हैं। मगर ये मंच के सामने का मध्य भाग है जिस पर अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषकों का ध्यान उलझा रहा है। इसी भूभाग में एक और संघर्ष वर्षों से चल रहा है यमन में जो गृह युद्ध चल रहा है उसमें एक पक्ष है जो हाउदी बागियों का है जिसे समर्थन मिलता रहा है ईरान का, और दूसरा पक्ष है जिसको मान्यता प्राप्त सरकार कहते हैं, जो प्रवासी सरकार है सऊदी अरब में, जिसको समर्थन मिलता रहा है सऊदी युवराज का और खाड़ी देशों में अमीरात के देशों का। अब इन दो के बीच जो संघर्ष चलता रहा है, इसके बारे में कुछ वर्ष पहले तक ये कहा जाता था कि यहाँ एक विकराल मानवीय समस्या तैयार हो रही है, यहाँ कुपोषण, अकाल जैसी स्थिति है, कोविड हो तो यहाँ प्राण रक्षक वैक्सीन नहीं पहुँच पाती है, खाद्य सामग्री नहीं पहुँच पाती है, और ये देश पूरी तरह तहस नहस हो गया है, जहाँ लाखों लोग मारे गए हैं और दसियों लाख बेघर हुए हैं। इससे हमारा ध्यान हट गया था उन कारणों से
कि हम ऊर्जा सुरक्षा की बात करते थे, शिया सुन्नी संघर्ष की बात करते थे, मगर हाल में यहाँ कुछ परिवर्तन हुए हैं। पहली बात तो ये थी कि हाउदियों ने एक ईरान से प्राप्त प्रक्षेपास्त्र हमला किया, एक निशाना बनाया एक तेल संयंत्र को सऊदी अरब में, और ये हमला उन्होंने उस पूर्व संध्या में किया। और जो फार्मूला 1 कार रेसिंग ट्रैक है, जो पर्यटन की दृष्टि से एक बहुत महत्वपूर्ण अवसर माना जाता है सऊदी अरब में और खाड़ी देशों में, और इस वर्ष फार्मूला 1 के कई ठिकानों में परिवर्तन हुआ है यूक्रेन रूस संघर्ष के कारण। तो सऊदी अरब ने तत्काल ये घोषणा की कि वो झुकने डरने वाले नहीं हैं, वो उसका जवाब देंगे, और वो फार्मूला 1 रेस वहाँ संपन्न निरापद हुई। मगर ये चेतावनी फिर भी सारी दुनिया के सामने आई कि हाउदी आज भी इस स्थिति में है ईरान की समर्थन के कारण कि वो महत्वपूर्ण सामरिक निशानों को ठिकाना बना सकते हैं। भले ही अमेरिका से प्राप्त, इजराइल से प्राप्त सुरक्षा कवच के कारण लगभग 90-95% ऐसे प्रक्षेपास्त्रों के हमलों को, ड्रोन्स के हमलों को निरस्त करता रहा है सऊदी अरब और खाड़ी देश। अभी कुछ दिन पहले अबू धाबी में ही इस तरह का हमला हुआ था फार्मूला 1 सर्किट के आसपास ही। मगर यहाँ चिंता का विषय ये है कि आप 55 नहीं 90% ऐसे हमलों से अपने को बचा लें, मगर यदि 1% हमला भी सामरिक संवेदनशील ठिकाने पर पहुँच गया तो क्या तबाही का आलम हो सकता है। सऊदी अरब ने तत्काल जवाबी हमले वायुसेना की किए सना पर, जहाँ हौदियों का नियंत्रण है, प्रक्षेपास्त्र भेजे और ताबड़तोड़ 3 दिन तक ये हमले चलते रहे। तो उसी के असर में ये हुआ है कि अब हाउदी नेताओं ने 3 दिन का एक तरफा युद्ध विराम घोषित किया है, और उनका कहना है कि वो चाहते हैं कि स्थायी शांति यहाँ आए, यमन की तबाही रुके, और यमन में मानवीय आधार पर जो राहत सामग्री है, वो औषधियाँ हो, खाने पीने का सामान हो, पहुँचाया जा सके। और ये संकेत है कि उन्होंने ये तो सुझाया है कि वो 3 ही दिन का युद्ध विराम कर रहे हैं। ये मौका दे रहे हैं सऊदी अरब को और अमीरात के देशों को कि वो अपने आत्मसम्मान को सुरक्षित रखें, यमन से वापस हो लें। युद्ध में उनकी स्थिति वर्षों से इस तरह की नहीं है, झिझकी सी स्थिति है, न तो वहाँ अपने मनपसंद सरकार स्थापित कर सके हैं, न हाउदियों का उन्मूलन कर सके हैं। यदि ऐसा होता है तो इस क्षेत्र में स्थायी शांति लौटेगी, और जो राजनीतिक अस्थिरता, जो सामाजिक आक्रोश का जनित तनाव है, उससे जो हिंसक विस्फोटक स्थितियां पैदा हो सकती हैं, उन पर अंकुश लग सकेगा। ईरान भी इस समय बहुत ही संवेदनशील उस संवाद में व्यस्त है जो उसके परमाणविक परियोजनाओं के साथ जुड़ा हुआ है। यदि आज हाउदी युद्ध विराम की पेशकश करते हैं और ईरान प्रकारांतर से यह संदेश पश्चिमी देशों को, अमेरिकियों को, सऊदी अरब को पहुंचा सकता है कि भविष्य में वो इस तरह का प्रोत्साहन, संरक्षण या मदद हाउदियों की नहीं करेगा, तो अपनी सामरिक सुरक्षा के बारे में सऊदी और खाड़ी देश अधिक आश्वस्त हो सकते हैं। फिर एक अकेला देश इजराइल बचा रहेगा, जो बड़बोले ढंग से धमकी देता रहता है कि वो किसी भी हालत में ईरान के परमाणु कार्यक्रम को स्वीकार नहीं करेगा। बीच बीच में बाइडेन भी बड़े असमंजस में डालने वाले बयान देते हैं कि अमेरिका साथ है इजराइल के ईरान के परमाणु कार्यक्रम के बारे में। मगर ये इसलिए है कि जो ज़ायनिस्ट यहूदी लॉबी अमेरिका में है वो काफ़ी प्रभावशाली है, और आंतरिक राजनीति को देखते हुए बाइडेन बाध्य हैं। मगर बाइडेन ये भी कह चुके हैं कि वो निकट भविष्य में ईरान का जो ईरानियन रिवोल्यूशनरी गार्ड है, जिनको उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादियों की सूची में रखा है, उस सूची से बाहर कर देंगे। और ईरान का हमेशा से हट यही रहा था कि पहली पेशकश चूँकि प्रतिबंध ट्रंप ने लगाए थे उनके ऊपर, उस समझौते को खारिज करते हुए, जिस पर बाइडेन जब उपराष्ट्रपति थे ओबामा के काल में दस्तखत हुए थे, तो यदि अमेरिका ऐसी पहल करता है तो फिर भरोसा बढ़ाने वाला कोई विश्वास वाला कोई कदम ईरान भी उठा सकता है। तो और इस समय अमेरिका की विश्वसनीयता जितनी बुरी तरह जो उसका क्षय हुआ है, वो खासकर अफगानिस्तान से वापसी के बाद, खासकर यूक्रेन में नाटो की असमर्थता के कारण, ये साफ साफ ये कहने के कारण कि हम रूस के साथ सर्वनाशक परमाणु मुठभेड़ का खतरा मोल नहीं ले सकते, तो एक हद में अमेरिका के साथ ये चुनौती बची है कि वह ईरान को और अधिक करीब जाने से रोके, रूस के और चीन के, और जो उसके संधि मित्र मध्य पूर्व में सऊदी अरब और खाड़ी जैसे देश हैं, उनको भी ये न लगे कि अपनी ऊर्जा नीति के कारण, अपनी ऊर्जा नीति को के राजनीतिक प्रक्षेप के कारण अमेरिका उनका अवमूल्यन न करे, और कोई भी संधि मित्र अमेरिकी सुरक्षा कवच पर पूरी तरह भरोसा आज नहीं कर सकता है। तो
कुल मिलाकर यह द्वंद्व चलता रहेगा, मगर भारत के ये हित में घटनाक्रम है यदि यमन में गृह युद्ध कुछ समय के लिए भी युद्ध विराम थोड़ा लंबा चलता है, 3 दिन या नहीं, और एक तरह से सऊदी अरब को मौका मिलता है वहाँ से निरापद निकलने का, खाड़ी देशों को मिलता है ये मौका, और ईरान को शायद अधिक संयम बरतने की उपयोगिता यदि समझ में आती है, तो ये इस पूरी स्थिति में राजनीतिक अस्थिरता, सामाजिक आक्रोश और असमंजस या अनिश्चिति का भाव घटेगा, जो भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए, भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए निश्चित रूप से लाभदायक सिद्ध होगा। उत्तरी कोरिया एक ऐसा देश है जिसके बारे में लोगों के मन में अपार कुतूहल है और निर्णायक रूप से कोई भी जानकारी इस देश से हासिल नहीं होती है। रूस के बारे में जब सोवियत संघ था, शीत युद्ध के दौरान ये कहा जाता था वो एक लोहे के पर्दे के पीछे वहाँ जीवन यापन होता है, मगर उससे कहीं अधिक अभेद्य ऐसा पर्दा ढके रहता है उत्तरी कोरिया के जीवन को, वहाँ के राजनीतिक जीवन को, कि वहाँ से मिलने वाली जानकारी बहुत ही सीमित है, उस बहुत संदिग्ध रहती है, और ये कहना कठिन होता है कि कितनी सामग्री वहाँ से जो आ रही है वो वहाँ से जानबूझकर खुफिया ज़रिए से फैलाई नहीं जा रही है एक दुष्प्रचार के रूप में, या जो शत्रु हैं उत्तरी कोरिया के, जिसको अपना बैरी समझते हैं, वो दुष्प्रचार नहीं कर रहे हैं। वहाँ जो शासन है वो एक ही वंश का चला आ रहा है दशकों से। जो वर्तमान शासक किम जोंग उन हैं, उन्होंने अपने पिता के देहांत के बाद 2011 में सत्ता ग्रहण की थी, और उनके पिता भी एक बहुत ही रहस्यमय व्यक्ति थे, अंतर्मुखी व्यक्ति थे। उनके बारे में भी कहना बड़ा मुश्किल था कि वो क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं और वो रेलगाड़ी से सफ़र करते थे क्योंकि उनको हवाई जहाज़ से सफ़र करने में डर लगता था। वो अमेरिकी कॉमिक्स पढ़ते थे, खाने पीने के बहुत शौकीन थे, भले पढ़े स्विट्ज़रलैंड में थे, मगर इस तरह की बातें, इससे उनका जीवन प्रभावित नहीं हुआ था। तो क्या वो एक बिगड़ैल संतान थे तानाशाह की? और वैसे ही क्या उनके पुत्र भी एक तुरक मिजाज तानाशाह इस कारण बने हैं कि वो बिगड़ैल संतान थे अपने पिता की? मगर सिर्फ कुनबा परस्ती के आधार पर उत्तरी कोरिया की राजनीति को खारिज करना बड़ा कठिन लगता है। यदि कहीं न कहीं कोई करिश्माई तत्व नहीं होता, तो क्या उत्तरी कोरिया की जो जनसंख्या है, इतनी बड़ी आबादी, एक देवता के रूप में पूजती रहती इस वंश के उत्तराधिकारियों को, अभाव झेलते हुए, अकाल झेलते हुए, रोग और पीड़ा झेलते हुए, और एक उत्पीड़क आर्थिक जो विषमता की खाइयाँ होती हैं उसको देखते हुए कैसे वहाँ की सेना, वहाँ की जनता, बहुसंख्यक जनता, युवा पीढ़ी, क्या इतनी, जिसे अंग्रेजी में ब्रेन वॉश कहना कहते हैं, इस तरह से उनका दिल दिमाग बदल गया है कि वो सिर्फ देवत्व एक देवता के रूप में ग्रहण करते हैं किम जोंग उनको आज, और उनकी हर कही सुनी बात को स्वीकार करते हैं। एक पक्ष, इसको आप कुछ देर के लिए दरकिनार कर लें। अब दूसरे मुद्दे का हम चर्चा करते हैं। कई लोग कहते हैं कि उत्तरी कोरिया दुष्ट राज्य है, वहाँ का शासक रोग स्टेट है, वहाँ का शासक जो भी व्यक्ति हो उसका प्रयास ये रहता है कि वो खूंखार तरीके से एक तो दक्षिणी कोरिया से अपने को अलग रखे, चीन का साथ दे, और जो सैनिक साथ सामान उसे प्राप्त होते हैं उनको विकसित कर इस तरह का हवा पैदा करे कि उत्तरी एशिया में, पूर्वोत्तरी एशिया में, जापान हो, ताइवान हो, दक्षिणी कोरिया हो, डरे सहमे रहे। तो क्या हम इस बात को स्वीकार करें कि उत्तरी कोरिया एक ऐसा मोहरा है चीन का जिसका प्रयोग वो अपनी नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए पेश करता है, और ये प्रस्तुत करता है कोई राज्य अंकुश लगा सकता है उत्तरी कोरिया की दुस्साहसिकता पर, तो वो चीन ही चीन है। हाँ, ये हकीकत है कि उत्तरी कोरिया के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का 90% हिस्सा चीन पर निर्भर करता है, और अभी हाल जब कोविड की महामारी फैली थी तब ज़रूर उत्तरी कोरिया ने अपनी सीमाओं को बहुत सख्ती से बंद कर दिया था, और चीन से आने वाली खाद्य सामग्री, चीन से आने वाली प्राणरक्षक औषधियों, चीन से आने वाली सैनिक साज सामग्री तक पर काफ़ी रोक लग गई थी, और इस कारण अर्थव्यवस्था और भी बुरी तरह से तहस नहस होने की कगार तक पहुँच चुकी थी उत्तरी कोरिया में। कोई भी व्यक्ति इस बात को नकार नहीं सकता कि उत्तरी कोरिया का आर्थिक विकास बुरी तरह से बाधित हुआ है, बुरी तरह से
असंतुलित है और दक्षिणी कोरिया की तुलना में वो बहुत ही पिछड़ा देश है। वहाँ की बहुसंख्यक जनता कुपोषण का शिकार है, अकाल जैसी परिस्थितियों में रहती है। वहाँ उपभोक्ता सामग्री के निर्माण की कोई संभावनाएं, कोई मछली इस तरह के उद्योग धंधे हैं नहीं। हाँ, आयुध पैदा करने की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ वहाँ परिष्कृत हैं, सैनिक साज सामग्री का परिष्कार वहाँ वो करने में सफल हुए हैं, मगर बाकी चीज़ें जो हैं वो बहुत ही उनके सामने बड़े बड़े सवालिया निशान खड़े रहे हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या कोई भी देश किसी दूसरे देश की बैसाखी के सहारे इतना ताकतवर हो सकता है कि वो विघटन से बचा रहे? और ये बात फिर आप सोचिए कि सैनिक सत्ता जो सेना है उसका समर्थन किम जोंग उनको प्राप्त है अपने पिता की तरह, अपने दादा की तरह। वहाँ की जनता उन्हें पूजती है अंधभक्त देवता की तरह। इन सारी समस्याओं को देखते हुए तो क्या हम ये मान लें कि सब ये चीन की कृपा से हो रहा है? और जब चीन के साथ अपनी सीमा को प्रतिबंधित किया किम जोंग उन ने, तो उन्होंने अब उसके बाद एक अपनी जो उनकी संसद है, राज्य की परिषद है, जिसके बारे में लोग कहते हैं उनके हर कहे सुने फैसले पर वो रबर का ठप्पा मोहर लगा देती है। उन्होंने स्वीकार किया कि आर्थिक नीतियों के नियोजन और संपादन में गड़बड़ी हुई थी, कुछ कमियां रही थी। वो पहली बार कैमरे के सामने आंसू पोंछते रुमाल से देखे गए और उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि इसके लिए जिम्मेदारी न केवल पार्टी के कर्मचारियों की, सेना के अधीनस्थ उनके अधीनस्थ अधिकारियों की थी, बल्कि वो उन्होंने खुद भी एक सीमा तक अपनी जहाँ तक स्वीकार कर सकते थे, कोई तानाशाह कर सकता है, वो जिम्मेदारी स्वीकार की और कहा कि इसमें परिवर्तन की ज़रूरत है। अब जब इस पूरे परिप्रेक्ष्य को, इस व्यापक परिप्रेक्ष्य को अपने ध्यान में रखते हैं तो कई चीज़ें उत्तरी कोरिया के बारे में उजागर होती हैं कि चीन एक सीमा तक ही उत्तरी कोरिया के आचरण को अंकुश लगा सकता है या प्रभावित कर सकता है। चीन जानता है कि यदि बिल्कुल निरंकुश हो गया उत्तरी कोरिया तो उसका नुकसान उसको भी किसी और से कम नहीं होगा। अब आज भले ही ये सीमा जो उत्तरी कोरिया की चीन के साथ थी वो क्रमशः धीरे धीरे खोली जा रही है, मगर फिर भी बहुत सावधानी और सतर्कता के साथ, क्योंकि चीन में एक बार फिर कोरोना वायरस का प्रकोप फैल रहा है और इस खतरे को किम जोंग उन अपने देश में नहीं आने देना जा सकते। जब राष्ट्रपति ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति थे तो उन्होंने ये दावा किया था कि वो किम जोंग के साथ सौदा पटा सकते हैं। वो दो ऐसे व्यक्ति हैं जो एक दूसरे को अच्छी तरह जानते पहचानते हैं। हैनोई और सिंगापुर में बैठकें भी हुई, मगर कुल जमा हासिल कुछ नहीं हो सका। इसी तरह से संबंधों के सामान्यीकरण के लिए दक्षिणी कोरिया के नेता किम जोंग उनसे मिले हैं, बिल्कुल सीमा रेखा पर बड़े अच्छी ऑप्टिक्स रही हुई है, फोटो का बड़ा अच्छा अवसर मिला है, हाथ मिलाए गए हैं, 2 कदम आगे चलकर सीधे से पीछे हटना, शांति का बिरवा बोया गया है, आदि आदि। मगर क्या आज ये बात यथार्थ परखता के साथ कही जा सकती है कि जिस तरह वियतनाम का एकीकरण हुआ, 2 विभाजित वियतनामों का, जिस तरह जर्मनी विभाजित का एकीकरण हुआ, उस तरह न सही निकट भविष्य में, सुदूर भविष्य में भी कोरिया के 2 विभाजित हिस्सों का एकीकरण हो सकता है, पुनर्एकीकरण हो सकता है? कुछ मिसालें एकीकरण की हैं, मगर कुछ विभाजन की भी हैं, जिसे भारत पाक विभाजन है। इस बात की कोई संभावना नज़र नहीं आती कि 1971 में पाकिस्तान की टूट के बाद भी वो बांग्लादेश हो, भारत और पाकिस्तान हो। अब इन तीनों संप्रभु देशों ने अपनी अपनी अलग दिशाएं चुन ली हैं और इनके एकीकरण की बात करना या महासंघ बनाने की बात करना, जैसा कभी डॉक्टर लोहिया के ज़माने में होता था, निरर्थक नादानी लगता है। मगर एक बात फिर हम देखें, जब अभी हाल एक बेहद दैत्याकार प्रक्षेपास्त्र हवासोंग 17 का परीक्षण किया उत्तरी कोरिया ने, जिसके बारे में किम जोंग उनका दावा है कि इसकी मार 15,000 मील तक हो सकती है। अमेरिका की भूमि का कोई भी हिस्सा अब इससे बचा नहीं रह सकता है और ये 1 से अधिक प्रक्षेपास्त्र अपने साथ परमाणविक ले जा सकता है। तो इसको नियंत्रित करना, इसको नष्ट करना काफ़ी कठिन हो जाएगा। एक पक्ष है। अब दुनिया हमेशा से सवालिया निशान लगाती रही है कि ये दावे अतिशयोक्तिपूर्ण होते हैं। इसके पहले जब हवासोंग 15 का प्रयोग किया गया था 2017 में, वो सफल परीक्षण था, मगर उसके बाद जब हवासोंग 17 का परीक्षण हाल में किया गया तो एक लॉन्च के ठीक बाद उसका विस्फोट हो गया था और लोगों का कहना है इस बार भी जो वो दिखा रहे हैं चित्र, वो पुराने परीक्षणों के चित्र दिखा रहे हैं। मगर इस बात को कोई नकार नहीं सकता है कि आज इतनी शक्ति उत्तरी कोरिया ने हासिल कर ली है प्रक्षेपास्त्रों के मामले में कि वो चाहे रेल से, चाहे पनडुब्बी से, चाहे प्रक्षेपास्त्रों से, रॉकेट के जरिए
ऐसे ठिकानों को नष्ट कर सकता है जो अमेरिका के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ये बात बचकानी है कि अमेरिका के हर हिस्से पर प्रहार हो सकता है कि नहीं हो सकता। यदि अमेरिका के किसी ऐसे संवेदनशील निशाने को वो नष्ट कर सकते हैं जो असह्य है अमेरिका के लिए, तो परमाणु युद्ध का खतरा दुर्घटनावश, संयोगवश, तुनक मिजाज तानाशाह की हरकतों के कारण कभी भी पैदा हो सकता है। मगर एक पक्ष इसका और है कि जब उत्तरी कोरिया ने इस परीक्षण किया इस प्रक्षेपास्त्र का, तो दक्षिणी कोरिया में भी हलचल मच गई। उन्होंने अमेरिका के साथ समझौता किया था कि वो कुछ रॉकेट टेक्नोलॉजी का प्रयोग नहीं करेंगे, मगर आज उन्हें लगता है कि अमेरिका के सुरक्षा कवच पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तो जैसे ही किम जोंग उन ने हांगसोंग 17 का परीक्षण किया, दक्षिण कोरिया ने प्रक्षेपास्त्रों के परीक्षण की झड़ी लगा दी, ये दिखाने के लिए कि वो अपने सामरिक हितों की सुरक्षा के लिए समर्थ है। वो आज अमेरिका की सुरक्षा कवच पर भरोसा नहीं करते। और एक और पक्ष की ओर ध्यान देना ज़रूरी है कि अक्सर जब हम बात करते हैं ताइवान की और चीन की, तो ताइवान में भी एक ऐसा राजनीतिक दल है जो चीन के साथ तत्काल विलय की बात करता है, और चीन का अधिकार ताइवान पर अमेरिका भी स्वीकार करता है, भारत भी स्वीकार करता है, एक चीन की नीति के अनुसार। तो चीन के लिए आक्रमण कर उसे, जिस तरह रूस कोशिश कर रहा है, यूक्रेन में कर रहा था, उस तरह की कुछ ज़रूरत नहीं है। मगर अटकलबाजियाँ लगाई जाती रहती हैं कि क्या कहीं चीन उत्तरी कोरिया का प्रयोग इस भयादोहन के लिए तो नहीं करता है कि ताइवान हो या दक्षिणी कोरिया हो, वो अमेरिकी सुरक्षा छतरी से बाहर निकल कर आने की कोशिश करें और चीन की छत्र छाया में ही इस क्षेत्र में निरापद रहने की बातचीत करें। ये स्वाभाविक ललक है दो विभाजित देशों के एक होने की, मगर दक्षिणी कोरिया का जो आर्थिक विकास है वो बिल्कुल फ़र्क है। वहाँ हर तरह की टेक्नोलॉजी विकसित है, वो बायोटेक्नोलॉजी हो, वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो, वो चिप्स हों, और या वो रॉकेट प्रक्षेपास्त्र हों, वो जहाजरानी हो, वो कार हों, वो कंप्यूटर हों, वो टेलीविजन हों। तो क्या दक्षिणी कोरिया इस बात को स्वीकार करेगा? भले वहाँ भी कुछ लोग ऐसे हैं जो समर्थन करते हैं संबंधों के सामान्यीकरण का उत्तरी कोरिया के साथ, जो अपने उन गरीब बिरादरों को जो लगभग 70 वर्ष से अलग रहे हैं दक्षिणी कोरिया से, स्वीकार करेंगे उनके बोझ को और उस खतरे को, जिस तरह की वैचारिक अंधभक्ति या कट्टरता देखने को मिलती है वहाँ की आबादी में उत्तरी कोरिया की, क्या उसके साथ सहज सहअस्तित्व दक्षिणी कोरिया के भ्रष्ट ही सही खुले जनतंत्र का, पूंजीवाद के साथ गठजोड़ वाला जो जनतंत्र है, उसका हो सकेगा? तो ये सारे प्रश्न जो आज हैं कोरियाई प्रायद्वीप के पुनर्सैन्यीकरण के, पूर्व एशिया के, उत्तर पूर्व एशिया की पूरी भौगोलिक स्थिति के उपद्रवग्रस्त होने के, चीन किस सीमा तक नियंत्रित अनुशासित कर सकता है किम जोंग उन को इस बारे में, और किस हद तक दुनिया के बाकी देश प्रभावित होते हैं इस घटनाक्रम से। जहाँ तक भारत का प्रश्न है, भारत के दूतावास प्योंगयांग में भी हैं और सियोल में भी हैं, और भारत के संबंध बिल्कुल सही दोनों इन देशों के साथ हैं। जाहिर है कि उत्तर कोरिया के साथ सहकार की क्षमताएं सीमित हैं, दक्षिण कोरिया के साथ ज़्यादा हैं, पर भारत ने अपने सामरिक हितों को, अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए एक स्वाधीन, तटस्थ, गुणनिरपेक्ष, यदि आप कहना चाहें, नीति अपनाई है कोरियाई प्रायद्वीप के बारे में, और हमें लगता है कि ये बहुत तर्कसंगत और बुद्धिमानी का काम है। एक और ऐसी घटना थी जिसे आश्चर्यजनक ही कहा जा सकता है, और जो घटी बिल्कुल हमारे पड़ोस में। म्यांमार में फौजी तानाशाहों ने तख्ता पलट के बाद सत्ता अपने हाथ में ग्रहण की थी, और वहाँ से लगभग साल डेढ़ साल से बहुत बुरी तरह से बर्बर नृशंस दमन वो करते रहे हैं अपने तमाम उन विरोधियों का जो जनतांत्रिक तरीके से, अहिंसक तरीके से अपनी असहमति व्यक्त कराते रहे हैं। उन्होंने ऑंग सान सू की को 4 वर्ष का कारावास सुनाया, फिर दूसरे अपराध में 4 वर्ष का कारावास सुनाया, और लगता भी है कि इस बार कारावास उतना उदार नहीं होगा जितना अतीत में हुआ करता था। और उनके विरुद्ध जिन अल्पसंख्यक करेनों ने हथियार उठाए हैं, उनके खिलाफ और भी सख्ती का प्रदर्शन हो रहा है, और कई लोग आरोप लगा रहे हैं म्यांमार की सरकार पर वंशनाशक नरसंहार का, यानी जेनोसाइड का। पहले ये आरोप उनकी सरकार पर, जब ऑंग सान सू की सलाहकार थी, सर्वोच्च राज्य सलाहकार थी, तब भी लगाया गया था कि रोहिंग्याओं का नरसंहार भी वंशनाशक तरीके से हो रहा है। और एक लंबा दौर था जब
जो रंगून की सरकार थी, जो फौजी तानाशाह थे ऑंग सान सू की के प्रकट होने के पहले एक जनतांत्रिक नेता के रूप में, कि उनकी जो नीति थी वो जियो और जीने दो की नीति थी। अल्पसंख्यक समुदाय के प्रति जो सशस्त्र विद्रोह का झंडा उठाए थे केंद्र सरकार के प्रति, और चीन उनको समर्थन देता था, क्योंकि कुछ ऐसे अल्पसंख्यक समुदाय थे, करेनों के, शान के, कचिन के, मोन के, जो अपने को माओवादी कहते थे। तो इनके साथ जियो और जीनो दो की नीति का आचरण कर रही थी रंगून की सरकार, कुछ वैसे ही जैसे रोहिंग्याओं के साथ करती थी जो राखीन प्रदेश में रहते थे। अभी हाल तक जब कट्टरपंथी इस्लाम का प्रसार यहाँ हुआ और सऊदी पेट्रो डॉलर्स के प्रभाव से कुछ नौजवान यहाँ संगठित हुए, उनको ये प्रोत्साहन मिला, उन्होंने हथियार उठाया और उनकी सशस्त्र मुठभेड़ें यहाँ गश्त लगाती म्यांमार की सैनिक टुकड़ियों के साथ होने लगी। हमारा कोई उद्देश्य म्यांमार की सेना के बचाव पक्ष का नहीं है, मगर ये हिंसा का विस्फोट अचानक यहाँ नहीं हुआ है, और ये भी बिल्कुल सरहद पर ऐसे जो लोग थे जो लगभग राज्यविहीन थे, नागरिकता विहीन थे, उनका एकाएक उदय होना और अपने अधिकारों के प्रति सचेत होना, हथियार उठाना और उनके विरुद्ध वंशनाशक नीतियों का जो प्रयोग है वो एक ही पटल पर एक साथ रखकर देखा जाना चाहिए। इन परिस्थितियों में जब इस तरह के वंशनाशक नरसंहार का आरोप म्यांमार की सेना पर लग रहा है, रूस के उच्च स्तरीय नेताओं का वहाँ आना और सालाना सैनिक परेड में हिस्सा लेना और अपना निसंकोच समर्थन म्यांमार को देना थोड़ा आश्चर्यजनक लगता है। अब तक ये समझा जाता था कि फौजी तानाशाह अपनी गद्दी बचाने में इसलिए समर्थ हैं कि चीन का समर्थन, चीन की सहायता उन्हें मिल रही है। चीन के बारे में अब आज कुछ लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि रूस को आमंत्रित करने का म्यांमार का प्रयास एक और विकल्प खुला रखना है, क्योंकि चीन के प्रति शायद उनके मन में अभी आशंका घर करने लगी है कि चीन के साथ उनकी सरहद जुड़ी हुई है और चीन अस्थिरता का, उनकी अलोकप्रियता का लाभ उठाकर उन पर दबाव निरंतर बढ़ाती जाएगी और जिसे अंग्रेजी में सलामी स्लाइसिंग कहते हैं, धीरे धीरे पतली कतरनें काट कर सीमा पर अपना प्रभुत्व बढ़ाती रहेगी। शायद वो उन अल्पसंख्यकों को भी हथियार दे रही है, करेनों को, जो आज इस सत्ता के विरुद्ध खड़े हैं, ताकि भविष्य में यदि कभी इस सरकार को, फौजी तानाशाही सरकार को सत्ता से हटना पड़ता है तो चीन के लिए अनुकूल ज़मीन आज भी तब भी म्यांमार में बची रहेगी। इसके अलावा एक और समस्या है कि सरकारी व्यापार के अलावा तस्करी और नाजायज़ व्यापार, हथियारों का हो, मादक द्रव्यों का हो, बहुमूल्य हीरे जवाहरातों का हो, जेड जैसे या खनिजों का हो, वो चलता रहा है चीन की सरहद और म्यांमार की सरहद के बीच। कई ऐसी दुर्घटनाएं घटी हैं जिनके कारण लोगों का ध्यान सोर गया है कि इस नाजायज़ तस्करी ने, भ्रष्टाचार ने, जिसमें सेना के अधिकारी लिप्त हैं, म्यांमार के और चीन के व्यापारी जो गैर जिम्मेदार हैं वो लिप्त हैं, असंगठित असामाजिक तत्व, अपराधी लिप्त हैं, ये बार बार उजागर होता रहा है। तो शायद इस पर भी रोकथाम करने के लिए, चीन को संतुलित करने के लिए रूस की उपस्थिति म्यांमार की फौजी सरकार को अच्छी लगती है। म्यांमार की फौजी सरकार ने निसंकोच जाकर रूस जो कुछ यूक्रेन में कर रहा है उसका समर्थन किया है और कहा है कि रूस जो कर रहा है वो ठीक है अपनी एकता अखंडता की रक्षा के लिए। तो रूस की एकता, अखंडता और राष्ट्रीय पहचान की कोई तुलना म्यांमार से नहीं की जा सकती है, मगर म्यांमार की सरकार के लिए तर्क है कि चूंकि उनकी सरहद रूस से जुड़ी नहीं है तो रूस के मन में उनके प्रति उस तरह का लालच नहीं हो सकता कि उनकी भूमि पर को हथियाया जाए। ये सौदेबाजी बिल्कुल व्यावसायिक है, वहाँ से जो हथियार मिल रहे हैं, मगर उनका प्रयोग उन तत्वों के विरुद्ध ही होगा, वो हेलीकॉप्टर हों, वो बख्तरबंद गाड़ियाँ हों, वो सुरंगें हों, वो अंधेरे में रात में देख सकने वाले उपकरण हों, जो प्रतिरोध कर रहे हैं सशस्त्र तरीके से फौजी सरकार का। भारत के सामने चुनौती ये होती है कि भारत के संबंध बहुत घनिष्ठ रूस के साथ रहे हैं और उसने अपने संबंधों का जो संचालन म्यांमार के साथ किया है वो अति यथार्थवादी दृष्टि से ही किया है, क्योंकि जो बागी सक्रिय थे, उपद्रवी सक्रिय थे, हिंसक विद्रोही सक्रिय थे मिजोरम में, नागालैंड में, मणिपुर में, जिन पर काफ़ी हद तक काबू पाया जा चुका है, मगर मणिपुर में अभी भी यह चुनौती, रक्त रंजित चुनौती बची हुई है, उसमें कमी आई है। इसकी रोकथाम में हम सोचते थे कि हमारी सहायता म्यांमार की सरकार करेगी। म्यांमार की सरहद के साथ जुड़ा हुआ मिजोरम का प्रदेश है, नागालैंड का क्षेत्र है, मोरिब कोबो घाटी में मणिपुर का क्षेत्र है। तो जब वहाँ से उत्पीड़न से बचने के लिए, प्रताड़न से बचने के लिए, वंशनाशक संहार से बचने के लिए
अल्पसंख्यक भारत की ओर आते हैं तो चाहकर भी हम उनकी रोकथाम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो हाड़ मांस रोटी बेटी का रिश्ता इन आदिवासियों वनवासियों के बीच का है वो एक बहुत बड़ा स्वाभाविक रिश्ता है। और तब भी भारत के लिए चुनौती बची रहती है कि आज भले ही हमारे पूर्वोत्तर में उपद्रव उतना विकट न हो, मगर चीन कभी भी इस स्थिति को भड़का सकता है, बिगाड़ सकता है। भारत पर दबाव डालने के लिए चीन और रूस कैसे अपने संबंधों को संतुलित करते हैं म्यांमार में, ये अलग बात है, पर भारत के लिए एक सतर्क दृष्टि इस पर बनाए रखना परम आवश्यक होगा। बहुत संक्षेप में हम एक बार पुनरीक्षण करें हमने इस बार क्या किया है। हमने नज़र डाली है उन देशों पर, उन घटनाओं पर जो सीधे सीधे महाशक्तियों या बड़ी शक्तियों के संघर्ष या उनके सहकार से नहीं जुड़ी हैं, मगर जो कुछ बड़ा युद्ध यूरोप में चल रहा है उसकी परिधि में जो शक्तियाँ स्थित हैं, तुर्की जैसी, उनकी भू राजनीतिक स्थिति क्या है, उनकी महत्वाकांक्षाएं क्या हैं, उस महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए वो किन रणनीतियों का आचरण कर रहे हैं, किन नीतियों का विकास कर रहे हैं, चाहे वो नौसैनिक शक्ति का विकास हो और उसका प्रक्षेप हो। एक पक्ष ये था। हमने ऊर्जा सुरक्षा की चर्चा उतनी नहीं की मध्य पूर्व और पश्चिम एशिया के बारे में, जितना अपनी नज़र इस बात पर टिकाए रखी कि यमन में जो गृह युद्ध चल रहा है उसमें जो युद्ध विराम की पेशकश आज हो रही है, आज तो 3 दिन का युद्ध विराम है, यदि ये लंबा हो सकता है तो क्या यहाँ शांति लौट सकती है, और क्या यमन में अस्थिरता समाप्त होने के बाद पुनर्निर्माण का काम शुरू हो सकता है, मानवीय राहत सामग्री पहुंचाई जा सकती है, और इसका क्या प्रभाव इस पूरे क्षेत्र की राजनीति पर पड़ेगा, यहाँ के शक्ति समीकरणों पर पड़ेगा। ये भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण सामरिक और व्यापारिक समुद्री राजमार्ग है जिसकी अनदेखी हम नहीं कर सकते हैं। फिर हमने दृष्टिपात किया दुष्ट राज्य समझे जाने वाले कोरिया पर, कोरियाई प्रायद्वीप के पुनर्सैनिकीकरण की चुनौती का, और किस तरह हम विश्लेषण हमें करना चाहिए कि क्या उत्तरी कोरिया सिर्फ एक मोहरा है, एक कठपुतला है चीन के हाथों में, या वहाँ का जो तुनक मिजाज तानाशाह हैं, कुनबा परस्त, उनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, उनकी अपनी पकड़ अपनी जनता के ऊपर है, और क्या रिश्ता अभावग्रस्त लगभग अकाल पीड़ित उत्तरी कोरिया का अपने पड़ोसी विभाजित सहोदर दक्षिणी कोरिया के साथ हो सकता है, और उत्तरी कोरिया के जो बारंबार प्रक्षेपास्त्रों के प्रयोग होते हैं, परीक्षण होते हैं, इनका क्या स्तर स्थिति को संतुलित विचलित करने में हो सकता है पूर्वोत्तरी एशिया में, ये देखने लायक है। और फिर अंत में रूस का प्रवेश दक्षिण एशिया में संकोच बेहिचक समर्थन करते हुए म्यांमार की तानाशाही सरकार का, जिसका बहिष्कार दुनिया के अधिकांश देशों ने किया है। इस बार इतना ही। इन सब चीज़ों के बारे में आप गंभीरता से सोचें, ठंडे दिमाग से सोचें, तर्क संगत तरीके से सोचें, और जो तथ्य हमने आपके सामने रखे हैं उनका मूल्यांकन अपने हिसाब से करें, मगर हर बार आपका विश्लेषण तर्क संगत होना चाहिए, और फिर उसके बाद आप जिस निष्कर्ष पर पहुँचें उसको प्रकट करने में हिचकिचाएं नहीं। नमस्कार, धन्यवाद।